तो ऑल इंडिया राउंड 2 MCC ऑल इंडिया राउंड 2 नीट के लिए ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट काउंसलिंग होने वाली है आपके लिए राउंड 2 की, क्योंकि जिन बच्चों को राउंड 1 में कॉलेजेस नहीं मिल पाए या जिन बच्चों को कॉलेजेस मिले पर वो एक बेहतर कॉलेज की तलाश में राउंड 2 में आ गए हैं अपग्रेड के लिए, या आपको लगता है कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको वो कॉलेज मिल गया जो आपको नहीं मिलना चाहिए था, आप एक बेटर कॉलेज डिजर्व करते हैं, तो आप राउंड 2 में आ गए हैं। इन तीनों के लिए, या एक लास्ट में वो बच्चा जिसने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया ही नहीं था फॉर एनी रीज़न, अब वो राउंड 2 के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, पहली बार आपको कॉलेज नहीं मिला, या मिला तो वो मिला जो नहीं चाहिए था, या मिला तो वो मिला जिसके अंदर जाकर आप अभी सेटिस्फाई नहीं है, आपको लगता है कि बेटर कॉलेज शायद मिल जाए, तो आपने चाहे फ्री एग्जिट लिया हो, चाहे अपग्रेड किया हो, चाहे फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया हो। गलतियाँ क्या होती हैं वो मैं आपको बताऊँगा। तो गलतियाँ क्या होती हैं, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आपने खुद देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि हो सकता है कि राउंड 1 में आपने किया हो ना किया हो, मैं आपको बता देता हूँ कि आप ही की सब कैटेगरी में आपसे थोड़ी कम रैंक वाले बच्चे को एक बेटर कॉलेज अलॉट हो गया। आपकी रैंक बेहतर होते हुए भी आपको शायद कॉलेज ही अलॉट नहीं हुआ, क्यों? और किसी दूसरे को हो गया जिसकी रैंक आपसे थोड़ी सी कम थी, क्योंकि ये मिस्टेक थी आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में। आपने जो गलतियाँ की, कॉलेजेस को प्रेफरेंस में रखने में आपने जो गलतियाँ की, जो मिस्टेक्स आपने वहाँ पर की, उनकी वजह से आज आप इस सिचुएशन में हैं। तो MCC का राउंड 2 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिसाइडिंग राउंड, बिकॉज फर्स्ट राउंड में आपको पता है सीट्स फिल होती हैं, पर फिर भी बच्चे जो होते हैं हडल में होते हैं, सेटल्ड नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, वो मैं एक अलग वीडियो के अंदर डिस्क्राइब करूँगा। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट डेट्स, तो बहुत ध्यान से सुने, और इंस्ट्रक्शंस इस वीडियो के एंड में दूंगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। बड़ी नहीं होगी वीडियो, लेकिन हो सकता है कि आपके लिए करियर डिफाइनिंग ज़रूर हो जाए। ये सब कैटेगरी वाले बच्चों के लिए है। इंपॉर्टेंट डेट ये है, 5 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सेकेंड राउंड के लिए। जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उन्हें रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उनको कोई अलग से फ़ी पे करनी होगी। सॉरी, 10 सितंबर को भी दोपहर 12 बजे तक ही आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अपनी फ़ी पेमेंट ज़रूर कंप्लीट कर दें, सिक्योरिटी अमाउंट, फ़ी पेमेंट, रजिस्ट्रेशन कर देना, नहीं तो चॉइस फिलिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी और हो सकता है पोर्टल बंद हो जाए और फिर आप कुछ भी ना कर पाएँ। दूसरा, चॉइस फिलिंग 6 सितंबर से स्टार्ट होगी और 10 सितंबर तक चलेगी। ये इंस्ट्रक्शन है। हो सकता है कि MCC इसमें थोड़ा शिफ्ट कर दे, 1-2 दिन का हो सकता है, ठीक है। जैसे राउंड 1 के अंदर आपने देखा था कि रिजल्ट अलॉटमेंट के अंदर भी 1-2 दिन का शिफ्ट हुआ था, तो हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा का आप मतलब ये नहीं सोच सकते, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इससे ज़्यादा कोई चेंजेस होंगे। लॉक जो होंगी चॉइसेस, आप 10 सितंबर से शाम को 4 बजे से चॉइस लॉकिंग स्टार्ट हो जाएगी रात 12 बजे तक। या तो आप अपने मन से अपनी चॉइसेस को लॉक कर दें, नहीं तो जो आपने प्रेफरेंस लिस्ट बनाकर सेव की होगी वो रात को मिडनाइट 12 बजे ऑटोमेटिकली ही सेव हो जाएगी। रिजल्ट आपका 13 सितंबर को आएगा और रिजल्ट से पहले, फाइनल रिजल्ट से पहले आपकी प्रोविजनल लिस्ट भी आउट हो जाएगी। प्रोविजनल लिस्ट में और फाइनल रिजल्ट में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। राउंड 1 के प्रोसेस से आप जान ही गए होंगे, तो सिर्फ उसमें यही अंतर होता है कि कोई बच्चा अगर चैलेंज करना चाहे कि उसे कुछ गड़बड़ लग रही है, ये कॉलेज तो उसने लिस्ट में डाला ही नहीं था, ये उसे कैसे मिल गया, या उसकी रैंक में कोई दिक्कत है, या उसकी सब कैटेगरी में कोई दिक्कत है, तो वो उसको चैलेंज करने के लिए टाइम मिलता है और वो चैलेंज कर सकता है और वो चेंज हो जाता है। देन फाइनल रिजल्ट आता है और कॉलेज में आपकी रिपोर्टिंग का टाइम है 14 सितंबर से 20 सितंबर। 14 तारीख से लेकर 20 सितंबर तक आप नए कॉलेज में, मिले हुए कॉलेज में रिपोर्ट कर सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बातों की बात करते हैं। ये जो टाइम है, ये जो मैंने आपको टाइम फ्रेम बताया, ये टाइम फ्रेम आपके दिमाग में रहना ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं? पहली चीज़ याद रखना बेटा, अपनी सीट मैट्रिक्स को बहुत अच्छे से एनालाइज करना है। कौन कौन से कॉलेजेस अवेलेबल हैं, कौन कौन से कॉलेजेस अवेलेबल नहीं हैं, उसको बहुत ध्यान रखना। किस कॉलेज के अंदर आपके लिए सीट्स अवेलेबल हैं और किस कॉलेज में आपके लिए सीट अवेलेबल है ही नहीं, इस बात का ध्यान रखना। और इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि कुछ BDS कॉलेजेस का नाम सेम टू सेम MBBS कॉलेजेस की तरह होता है, तो कोर्सेज पर बहुत ध्यान देना, क्योंकि ये मिस्टेक बच्चे कर देते हैं कि वो MBBS कॉलेजेस चुनते चुनते BDS कॉलेज बीच में लगा जाते हैं और वो ध्यान नहीं देते, एक्साइटमेंट में या जल्दीबाजी में, है ना, होता है कि हम लेट तक पहुंच जाते हैं, बहुत कुछ इधर उधर देखने के चक्कर में, हम प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में लेट हो जाते हैं। हाँ, बहुत जल्दी से उसको एडिट करने की कोशिश करते हैं, लगाने,
होती है गलतियाँ, तो बच्चों को BDS अलॉट हो जाता है जबकि उनको BDS चाहिए ही नहीं होता। अब उस सिस्टम का प्रॉब्लम नहीं है, आपका प्रॉब्लम है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। जो कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं वो कॉलेजेस आपको ऊपर रखने हैं, ना कि वो कॉलेजेस जो आपको मिल ही नहीं सकते। अब मुझे ये बात समझ नहीं आती क्यों ज़्यादा काउंसलर जो हैं, अधिकतर काउंसलर्स बच्चों को प्रेफरेंस लिस्ट में वो कॉलेजेस ऊपर लगा देते हैं और बोलते हैं कि हाई टू लो जाइए, आई डोंट नो वाई, और किस तरीके से वो कॉलेज अलॉट हो सकते हैं जबकि हो ही नहीं सकते। अगर आप एक काउंसलर हो, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मुझे इस बात का जवाब ज़रूर देना, चाहे मेल में दे दें। तो जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। मान लीजिए कि आपके जो मार्क्स हैं वो 600 हैं, ठीक है, और आप चलो 600 तो बहुत कम हो गए, 650 हैं, ठीक। आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 650 आपके मार्क्स हैं। आपने प्रेफरेंस बनाई और सबसे ऊपर रख दिया एम्स दिल्ली, देन आपने रख दिया मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, देन ऐसे ही टॉप मोस्ट कॉलेजेस जो हैं जहाँ का कट ऑफ उतरेगा ही नहीं 680 से नीचे, वो कॉलेजेस आपने लगा दिए। बाय एनी मीन, बाय एनी चांस, किसी भी तरीके से क्या एम्स दिल्ली, मौलाना आज़ाद आपको 650 पर अलॉट हो सकता है? अगर आपके पास कोई कोटा नहीं है, कोई सब कैटेगरी नहीं है, ओनली प्योर जनरल है, तो क्या वो कॉलेज आपको अलॉट हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। तो फिर आपने क्यों ही उन कॉलेजेस को ऊपर रखा, जबकि आप उन कॉलेजेस को ऊपर रख सकते थे जिनके मिलने के चांसेस आपको ज़्यादा हैं, आप ठीक है, आपके कोटा के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से। तो अगर आप ये काम करेंगे तो आपको मैं श्योरिटी दे रहा हूँ कि आपको वो कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा जो आपको मिलना चाहिए, क्योंकि बेटा कॉलेजेस के अंदर जो सीट्स होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। अब कोई प्रेफरेंस लिस्ट में वो कॉलेज जो आपको शायद मिल जाता अगर आप प्रेफरेंस में ऊपर लगाते और किसी और ने सच में दिमाग लगाकर उस कॉलेज को ऊपर रखा है, आपने तो एम्स दिल्ली रखा था और एक्चुअली आपको मिलना था कोई XYZ कॉलेज, और XYZ कॉलेज को किसी बंदे ने जिसके सेम आपके वाले मार्क्स हैं, सेम कैटेगरी है, XYZ कॉलेज को नंबर 1 प्रायोरिटी पे लगाया था, तो उसको वो कॉलेज अलॉट हो जाएगा और वो सीट फुल हो जाएगी। जब आपने उस कॉलेज को भी कहीं लगाया होगा नीचे कहीं, जब तक आपका जो कंप्यूटर है जो उसको एनालाइज कर रहा होगा आपकी प्रेफरेंस लिस्ट को, जो आपको सीट अलॉट होती है, तो जब तक वो वहाँ पहुँचेगा तब तक वो सीट फुल हो चुकी होगी, फिल हो चुकी होगी, किसी को अलॉट हो चुकी होगी, आपका चांस तो चला गया ना। इसी वजह से होता है कि या तो आपकी सेम कैटेगरी वाला बच्चा सेम मार्क्स, ऑलमोस्ट सेम रैंक पे या आपसे कम रैंक पर भी कॉलेज अलॉट हो जाता है, आपका कॉलेज रह जाता है, या उसे वो कॉलेज अलॉट हो जाता है या बेटर कॉलेज अलॉट हो जाता है और आपको एक बेटर कॉलेज अलॉट नहीं होता। बिकॉज प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में यही गलतियाँ की जाती हैं। मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा, लेकिन अगर आप एक काउंसलर हैं और अगर इस वीडियो को देख रहे हैं या आप नहीं भी हैं, तो मैं बच्चों से ये बात बोलना चाहूँगा कि इस तरह की लिस्ट जब आपके हाथ में आए तो काउंसलर से आप एक सवाल ज़रूर पूछना, क्या मुझे एम्स दिल्ली मिल सकता है, क्या मुझे मौलाना आज़ाद मिल सकता है इस मार्क्स रेंज पे, क्या अलॉट हुआ है, क्या इस बार की कट ऑफ के हिसाब से मिल भी सकता है। तो उसका आप जवाब लेना जब आपके हाथ में वो लिस्ट बना कर दें, क्योंकि आपसे अच्छा खासा अमाउंट वो बच्चों से लेते हैं, 2 लाख, 2.5 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000, 20,000, कम से कम 6-7 हज़ार भी लेते हैं। तो मतलब इतना पैसा ले लेते हैं और कॉल्स भी नहीं बात सुनते, और मैंने देखा है बच्चे बहुत परेशानी में रहते हैं, ख़ासतौर पर वो बच्चे जो बहुत मुश्किल से पैसा अरेंज करते हैं। तो आई वॉन्ट यू टू बी अलर्ट अबाउट दिस, है ना, और बी एजुकेटेड अबाउट द काउंसलिंग एज वेल, बिकॉज काउंसलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो इम्पॉर्टेंट है नीट के एग्ज़ाम की तरह ही, लेकिन ऐसा प्रोसेस नहीं जो आप समझ नहीं सकते, ठीक है। बिकॉज आपके IQs कोई कम तो नहीं है, नीट एग्ज़ाम आपने दिया है, नीट एग्ज़ाम आपने क्रैक किया है, यू आर नाउ लुकिंग फॉर MBBS कॉलेज, आप वहाँ पर जाकर MBBS करेंगे, अपनी ज़िंदगी के इतने साल वहाँ पढ़ाई करेंगे, कोई मजाक पढ़ाई तो होती नहीं है, कोई छोटे मोटे लेवल की पढ़ाई तो है नहीं ना, MBBS इतना आसान नहीं है ना MBBS पास करना। तो वहाँ पर आप पढ़ेंगे, है ना, उसके बाद भी आपकी ज़िंदगी में पढ़ाई चलती रहेगी। डॉक्टर की पढ़ाई तो कभी बंद होती नहीं, प्रैक्टिस करता है डॉक्टर, तो कंप्लीट तो कभी कुछ होता ही नहीं है। उसके बाद आप PG का, इतना स्मार्ट ब्रेन है आपका, इतने मेहनती हैं आप, कि ये काउंसलिंग का छोटा सा प्रोसेस समझने में आपको परेशानी हो सकती है। क्या आपको लगता है कि आप इस चीज़ में आउट क्लास हो जाएंगे, आप ये से समझ नहीं सकते। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, ठीक है, सिंपल प्रोसेस, सिंपल मैथमेटिक्स, जो फाइनल ईयर क्वेश्चन देखते थे ना PYQs, एकदम PYQs की तरह है, एकदम PYQs की तरह। उसको जब आप एनालाइज करते थे तो आपको पता चल जाता था कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक स्किप किया जा सकता है, तो कौन सा कॉलेज सिलेक्ट करना है और कौन सा कॉलेज स्किप कर देना है, ये आपके एनालिसिस पे ही डिपेंड करेगा। और इसी तरह का एनालिसिस मैं लेकर आऊँगा जब प्रेफरेंस स्टेट मैट्रिक्स आएगी, इसी तरीके का एनालिसिस लेकर आऊँगा आपके लिए। तो उस एनालिसिस में आपको इतना क्लियरली समझ में आ जाएगा, इतना क्लियरली समझ में आ जाएगा
कि कौन सा कॉलेज आपके लिए है और कौन सा कॉलेज आपके लिए है ही नहीं। मैं उसकी फ़ी स्ट्रक्चर से लेके उसकी कैटेगरी वाइज लास्ट ईयर कट ऑफ तक का एनालिसिस आपके लिए लेकर आऊँगा। आई नो मेहनत लगेगी इसमें, बट आई एम ऑन। ठीक है, तो आपको मेरे लिए क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। ठीक है, ताकि मुझे इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिले और आपके हज़ारों लाखों रुपए बच जाएं और आपका करियर बच जाए और एक अच्छा कॉलेज आपको अलॉट हो जाए, गलतियां ना होने पाए। ठीक है, चलो, थैंक यू सो वेरी मच।